वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट। ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। हमारा काफ़ी रिसर्च एआई टूल्स से आता है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह ले, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। आज हम रॉसल टेक्सास पर एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट को आसान भाषा में समझेंगे। ये रिपोर्ट 4 जनवरी 2026 को तैयार की गई है और इस कंपनी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये अपने प्रेजेंट प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करके एक हाईटेक फ्यूचर पर, मतलब एक बहुत बड़ा दाव लगा रही है। आज हम इस रिपोर्ट के जरिए ये समझेंगे कि क्या ये दाव कामयाब हो सकता है। तो हम रिपोर्ट के एग्जीक्यूटिव समरी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो कैसी है, इसका बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, और फिर इसके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन को परखेंगे। चलिए इस रिपोर्ट को अच्छे से खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे इन्वेस्टमेंट थीसिस से। रिपोर्ट कहती है कि रॉसल टेक्सास एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टियर 1 A&D यानी एरोस्पेस एंड डिफेंस सप्लायर है। एक जमाने में इनका सिर्फ एक ही क्लाइंट हुआ करता था, लेकिन आज ये दुनिया के बड़े बड़े OEMs के ग्लोबल पार्टनर बन चुके हैं। बिल्कुल। इनकी खासियत है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंटरकनेक्ट सिस्टम्स यानी EWIS और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आसान भाषा में ये एयरक्राफ्ट्स के लिए नर्वस सिस्टम बनाने जैसा है। अच्छा, नर्वस सिस्टम। हाँ, मतलब ये इतने क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं कि इनमें क्वालिटी से जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और अगस्त 2024 में रोसेल इंडिया लिमिटेड से डिमर्जर के बाद ये एक प्योर प्ले A&D कंपनी बन गई है। राइट, और इसकी वैल्यूएशन 2026 के शुरुआत में 2367 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पर। FY 2024-25 में टोटल इनकम थी 26,236 लाख। ये लगभग 19.31% की साल दर साल ग्रोथ है। ठीक है, 19% ग्रोथ अच्छी है, लेकिन यहाँ एक नंबर है जिसने मेरा ध्यान खींचा। Q2 FY 2025-26 में 145% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप। एग्जैक्टली। एक क्वार्टर में 145%। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये एक जरूरी सवाल है। ये जंप इसलिए आया क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी ना, जो काफी टाइम से बन रही थी, वो अचानक तेजी से रेवेन्यू में कन्वर्ट होने लगी। अच्छा, तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए। हाँ, खासकर नए सेगमेंट से। इससे ये अचानक स्पाइक दिखा। ये एक तरह से इस बात का इशारा है कि ग्रोथ इंजन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। समझ गई, लेकिन ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी जरूरी है। उसका क्या हाल है? वहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। FY 25 में मार्जिन्स पर काफी दबाव था। इसका कारण था नए सेमीकंडक्टर और स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन या FII साइकिल्स। FII? इसका क्या मतलब है? देखिए, FII का मतलब है जब आप कोई नया प्रोडक्ट पहली बार बनाते हैं तो क्लाइंट उसके हर पहलू को, हर कंपोनेंट को टेस्ट करता है। इसमें शुरुआती कॉस्ट्स, R&D, इंजीनियरिंग का खर्च सब बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो इनिशियल फेज में खर्चा ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये फेज पार हुआ, Q2 FY 26 में EBITDA मार्जिन्स सीधे 30.3% तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि बिजनेस में ऑपरेशनल लेवरेज कितना स्ट्रांग है। तो शुरुआत में दर्द, लेकिन बाद में आराम। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक 113x के TTM PE पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 48x है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट इसे स्कैसिटी प्रीमियम कह रही है। इसका क्या मतलब? स्कैसिटी प्रीमियम का मतलब है कि आप ऐसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। रॉसल टेक्सास भारत की गिनी चुनी कंपनियों में से है जिसके पास 45 NADCAP AC 7121 ऑडिटेड प्रोसेसेस हैं। 45? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये एक बेहद हाई लेवल क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा उनके पास 3200 करोड़ रुपए की कंफर्म्ड पाइपलाइन है। तो मार्केट ये कह रहा है कि हाँ, ये महंगा है, लेकिन ऐसी क्वालिटी और ग्रोथ विजिबिलिटी वाली दूसरी कंपनी है ही कहाँ, इसलिए ये प्रीमियम।
लेकिन इतनी हाई वैल्यूएशन हमेशा रिस्की होती है। अगर सब कुछ ठीक ना चला तो गिरने का स्कोप भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रीमियम के साथ जुड़े हुए मुख्य रिस्क्स क्या हैं? रिपोर्ट ने 4 बड़े रिस्क हाईलाइट किए हैं। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी है और एग्जीक्यूशन रिस्क तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है पहला रिस्क, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी। रुकिए, इस पर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि कैश कन्वर्जन साइकिल 607 दिन का है। एक सेकेंड, 607 दिन? हाँ, 607। ये तो लगभग 2 साल हो गए। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है बिजनेस के लिए? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि कंपनी अपना माल बनाने के लिए आज पैसा खर्च करती है और उस खर्च किए हुए पैसे को वापस कस्टमर से कैश के रूप में हासिल करने में 60-70 दिन लग जाते हैं। ओह माय गॉड! इस दौरान बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को या तो कर्ज लेना पड़ता है या अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। इतना लंबा साइकिल किसी भी बिजनेस के लिए बहुत रिस्क भरा होता है। ये कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये तो आगे की ग्रोथ पर भी ब्रेक लगा सकता है। तो ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वहां कंपटीशन कैसा है? ये एक अच्छा सवाल है और यहीं पर कंपनी की स्ट्रेंथ नजर आती है। रिपोर्ट में पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस है जो बताता है कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन का प्रेशर ओवरऑल कम है। अच्छा, क्योंकि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस यानी नए प्लेयर्स का आने का खतरा 10 में से सिर्फ 2 है। इतना कम? ऐसा क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में एंट्री करना बच्चों का खेल नहीं है। आपको AS 9100, ISO 27001 और 45 से ज्यादा नेडकैप सर्टिफिकेशंस चाहिए। राइट। इनको हासिल करने में सालों लग जाते हैं और करोड़ों का खर्च आता है। हम्म, इसलिए नए प्लेयर्स आने से पहले ही हार मान लेते हैं। ओके, तो एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं। बहुत। हाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स यानी खरीदार जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, वो बहुत ज्यादा है, 8 और 9। वो जायंट्स हैं, लेकिन उनके पास भी हाई क्वालिटी सप्लायर्स के ऑप्शंस बहुत कम हैं। और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स तो 110 है। मतलब इनके बनाए हुए वायरिंग सिस्टम्स का कोई विकल्प ही नहीं है। ऑलमोस्ट जीरो। तो इंडस्ट्री ऐसी है जहां एंट्री मुश्किल है। इसका मतलब जो अंदर है उसके पास एक मोट या सुरक्षा कवच है। रसल का मोट कितना मजबूत है? रिपोर्ट ने इनके कंपेटिटिव मोट को 10 में से 9 की रेटिंग दी है और ये मोट बना है स्विचिंग कॉस्ट्स पर। स्विचिंग कॉस्ट, इसे ऐसे समझिए, आपने एप्पल का इकोसिस्टम ले रखा है, आईफोन, मैक, वॉच। अब अगर आपको एंड्रॉयड पर स्विच करना है तो आपको नया फोन, नई वॉच, नए ऐप्स, सब कुछ नया लेना पड़ेगा। हाँ, काफी झंझट और खर्चा। राइट। ठीक वही हाल बोइंग का है। रॉसेल के वायरिंग सिस्टम्स F-16, F-18, अपाचे जैसे 12 बड़े US मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में इतने गहरे इंटीग्रेट हो चुके हैं कि उन्हें बदलना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। नए सप्लायर को क्वालिफाई करने, टेस्ट करने में सालों लग जाएंगे। तो उनके लिए सप्लायर स्विच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बहुत मुश्किल। इसी को स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं और ये रॉसेल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जहां से 70% रेवेन्यू है। लेकिन अब वो स्पेस और सेमीकंडक्टर में भी जा रहे हैं। ओके, अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स। आपने बताया रेवेन्यू 19% बढ़ा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT लगभग 30% गिर गया। ये तो बहुत अजीब है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आमतौर पर तो सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कंपनी की एफिशिएंसी कम हो गई? ये एक जरूरी सवाल है और रिपोर्ट इस पर YY एनालिसिस से रोशनी डालती है। जब हम इसकी तह तक जाते हैं तो असली वजह सामने आती है। लेवल 1 पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बढ़ गया, लेकिन क्यों? लेवल 2 पर वजह है कि कंपनी ने नए स्पेस और सेमीकंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए FAI यानी फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शंस पर आक्रामक तरीके से काम किया। जिसमें शुरुआती खर्च ज्यादा होता है, जैसा आपने बताया। एग्जैक्टली। लेकिन असली क्यों क्या है? ये सब क्यों किया? और वही है लेवल 3 यानी मूल कारण। ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। कंपनी ऐसा सोच रही है, हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन असली ग्रोथ स्पेस और सेमीकंडक्टर में है। राइट। चलो अभी थोड़ा प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं, पैसा इन नए हाईटेक प्रोजेक्ट्स में डालते हैं ताकि आगे चल के हम इस फील्ड के लीडर बन सकें। अच्छा, तो ये जो प्रॉफिट में कमी दिख रही है वो असल में फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, एक इंक्यूबेशन कॉस्ट है ताकि कल को इन नए सेक्टर से 40% रेवेन्यू आ सके। तो ये एक बड़ा दाव है।
ऐसे बड़े दाव लेने के लिए मैनेजमेंट का विजन और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। लीडरशिप कैसी है? लीडरशिप काफी अनुभवी और स्थिर है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हर्ष मोहन गुप्ता के पास 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और एमडी ऋषभ मोहन गुप्ता ने कस्टमर बेस को 2 से 30 तक बढ़ाया है। मल्टी फोल्ड इंक्रीज, ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। बहुत बोल्ड। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट या तो बहुत कॉन्फिडेंट है या फिर थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल, ये उनकी एम्बिशन को दिखाता है और इस एम्बिशन को फोरेंसिक स्कोर कार्ड से भी सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट ने कंपनी को अकाउंटिंग क्वालिटी, गवर्नेंस और लीगल हिस्ट्री सब पर 85-100 के बीच स्कोर दिया है। ओके। ओवरऑल स्कोर 93.25 है, जिसे एक्सेलेंट क्वालिटी माना गया है। ये इस बात का कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी के नंबर्स और प्रैक्टिसेस मतलब साफ सुथरे हैं। तो अब हमें पता है कि प्रॉफिट क्यों गिरा, ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस गिरे हुए प्रॉफिट के साथ 113x का पीई तो और भी ज्यादा लग रहा है। हाँ, अब और भी स्ट्रेच हो गया है। इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, खासकर जब हम इसकी तुलना HAL जैसे PSU से करते हैं, जिसका पीई अबाउट 40x है। यहाँ प्योर प्ले टीयर 1 का कॉन्सेप्ट काम आता है। HAL या BEL जैसे PSUs पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं। वो पूरा हेलीकॉप्टर या मिसाइल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। रॉस्टेल वैसा नहीं करता। वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नीश में काम करता है, हाई प्रिसिजन वायरिंग। वो इस काम में इतने एक्सपर्ट हैं कि ग्लोबल OEMs उनके बिना काम नहीं कर सकते। उनका काम अनिवार्य है, क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिकल। ये स्कार्सिटी ही उन्हें 135% का प्रीमियम वैल्यूएशन दिलाती है। मार्केट उन्हें एक प्रोडक्ट कंपनी की तरह नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह देख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए और इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को क्या-क्या करके दिखाना होगा और कौन से खतरे हैं जो इस प्लान को पटरी से उतार सकते हैं? रिपोर्ट ने कुछ की मॉनिटरेबल्स लिस्ट किए हैं। सबसे पहले 1.5 लाख स्क्वायर फीट की नई फैसिलिटी शुरू होनी चाहिए। दूसरा, 300 करोड़ के QIP का सफल होना जरूरी है। और तीसरा, उन्हें अपने 607 दिन के इन्वेंट्री साइकिल को 90 दिन के लक्ष्य तक लाना होगा। ये सबसे क्रिटिकल है। बिल्कुल। इसके अलावा T7 रेड हॉक प्रोग्राम, जो उनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसका स्केल अप और सेमीकंडक्टर से रेवेन्यू शेयर को FY27 तक 40% तक पहुंचाना होगा। राइट। और इसके साथ जुड़े हुए रिस्क्स वही हैं जिनकी हमने बात की। 80% रेवेन्यू USA से आता है, तो कोई भी ट्रेड बैन सीधा 7% मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। ओके। सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन एक और रिस्क है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है वर्किंग कैपिटल ड्रेन। FY25 में उनका फ्री कैश फ्लो यील्ड नेगेटिव था, -2.67%। इसका सरल भाषा में मतलब क्या है? इसका सरल भाषा में मतलब है कि कंपनी ने साल भर में जितना कैश कमाया, उससे ज्यादा खर्च कर दिया। ओह, पैसा आने से ज्यादा जा रहा था, जो कि इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। ये एक आग है जिसमें कंपनी अपना कैश जला रही है, और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये ग्रोथ इंजन को रोक सकती है। तो ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है। बिल्कुल। तो इतने सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखने के बाद रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या है? एनालिस्ट की अंतिम राय क्या है? एनालिस्ट रोसल टेक्सिस को एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक डिजिटल एंड मैकेनिकल टोल ब्रिज की तरह देखता है। वाओ, डिजिटल एंड मैकेनिकल टोल ब्रिज, ये तो काफी पावरफुल एनालॉजी है ना? मतलब जैसे DND फ्लाईओवर पर हर गाड़ी को टोल देना ही पड़ता है, चाहे गाड़ी मारुति की हो या मर्सिडीज की। हाँ। वैसे ही अमेरिका के बड़े से बड़े मिलिट्री प्लेन में रॉसल का कंपोनेंट लगेगा ही लगेगा और उन्हें उसका पैसा मिलेगा। इससे तो उनका बिजनेस मॉडल बहुत सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स द कोर ऑफ द इन्वेस्टमेंट थीसिस। उनका बिजनेस किसी एक प्लेन की सक्सेस पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरी US मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री पर है। राइट। अब इस कंटेक्स्ट में रिकमेंडेशन देखते हैं। रिकमेंडेशन है होल्ड, एक्यूमुलेट ऑन वीकनेस। इसका मतलब है कि करंट प्राइस पर खरीदना शायद आदर्श नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी कमजोरी या मार्केट करेक्शन की वजह से स्टॉक नीचे आता है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है। रिपोर्ट ने फेयर वैल्यू 700-750 रुपए के बीच सेट की है, जो मौजूदा स्तरों से 12-19% की अपसाइड दिखाती है, जैसे जैसे स्पेस और सेमीकंडक्टर से ऑपरेशनल लेवरेज का फायदा मिलना शुरू होगा। तो इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है, रॉसल ने सफलतापूर्वक डिफेंस, स्पेस और सेमीकंडक्टर्स जैसे हाईटेक सेक्टर्स में कदम रखा है। भले ही इसके लिए उन्हें शॉर्ट टर्म पेन सहना पड़ा।
क्या ये मॉडल दूसरी स्पेशलाइज्ड इंडियन इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है, जिससे वे भी सिर्फ लोकल प्लेयर्स ना रहकर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक अहम हिस्सा बन सके? ये सोचने वाली बात है। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट